नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। बिल्किस बानो केस में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने पलटा गुजरात सरकार की दोषियों को सजा माफी का फैसला। कहा, गुजरात सरकार का फैसला था शक्ति का दुरुपयोग। 17वां कथकली फेस्टिवल हुआ शुरू। देश के पहले कथकली गांव अय्यूरूर में होता है आयोजित। देश का पहला कथकली म्यूजियम भी बनेगा अय्यूरूर में। वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का पहला ग्राफीन सेमीकंडक्टर। आ सकती है कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्रांति। सेमीकंडक्टर पर ही टिकी हुई है डिजिटल अर्थव्यवस्था की धुरी। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंगरेप से रिलेटेड गुजरात सरकार का फैसला पलट दिया है। आप में से कई नए स्टूडेंट्स शायद इस मामले से वाकिफ नहीं होंगे, तो चलिए साथ में समझते हैं बिल्किस बानो मामला क्या था और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया। आपको गुजरात में हुए साल 2002 के दंगों के बारे में पता होगा। अगर आपको दंगे के बारे में नहीं पता तो इन दंगों की पृष्ठभूमि पर अब तक चांद बुझ गया, परजानिया, फिराक जैसी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्में बन चुकी हैं। आप इनको देख सकते हैं। दरअसल फरवरी 2002 में कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में गोधरा के पास आग लगा दी गई थी। इस घटना में 59 लोगों की मौत हुई थी। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। बहरहाल इन दंगों को लोकतंत्र और समाज के मुंह पर एक कालिख की तरह देखा जाता है। इन दंगों को स्वतंत्रता के बाद के भारत के इतिहास में सांप्रदायिक खून खराबे का सबसे खराब एग्जाम्पल माना जाता है। दंगों में कई नृशंस घटनाएं हुई थीं। कई जगह आगजनी जैसी घटनाएं हुई और कई जगह लोगों को जिंदा भी जला दिया गया। दंगों में कई हत्याएं हुई और काफी सारी संपत्ति का लॉस भी हुआ। छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, किसी को भी नहीं छोड़ा गया था। इन दंगों के दौरान एक उग्र भीड़ ने बिल्किस बानो के घर में घुसकर 7 लोगों की हत्या कर दी थी। इस दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप भी किया गया था। मामले में एफआईआर की गई थी और फिर इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। इन दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपनी सहमति जताई थी। आपको बता दें कि उम्र कैद की सजा पाए दोषी को 14 साल जेल में ही बिताने होते हैं। उसके बाद अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार और अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए सजा घटाने या रिहाई पर विचार किया जाता है। बिल्किस बानो गैंग रेप के दोषी जेल में 15 साल बिता चुके थे। इसके बाद दोषियों ने सजा में रियायत की गुहार लगाई। इस प्रकार गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत साल 2022 में बिल्किस बानो से गैंगरेप और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों को सजा माफ कर दी गई। उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। सजा माफी का देश भर में बड़ा विरोध और प्रदर्शन हुआ। इसके बाद गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर हुईं। पहली याचिका में दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें वापस जेल भेजने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। इस मामले पर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भूंया की पीठ ने मामले की सुनवाई की और 12 अक्टूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की थीं और कई सवाल पूछे थे। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई के फैसले का बचाव किया था और कहा कि दोषियों ने दुर्लभतम अपराध नहीं किया है और उन्हें सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने सवाल किया था कि रिहाई में छूट का फायदा सिर्फ बिल्किस बानो के दोषियों को क्यों दिया गया, बाकी कैदियों को ऐसी छूट क्यों नहीं दी गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। इस पर दोषियों के वकील ने माना कि दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार नहीं है। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों की सजा माफी रद्द कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिस राज्य में अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, वही राज्य दोषियों की सजा माफी का फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती, बल्कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले पर फैसला करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग था। कमेंट करके बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आपको कैसा लगा।
कथकली के बारे में आपने जरूर सुना होगा और टीवी या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने इसको देखा भी होगा। आपने नोटिस किया होगा कि कथकली में कथा का विषय सामान्यतः भारतीय पुराणों और इतिहासों से लिया जाता है, लेकिन केरल में एक खास जगह है जहां कथकली में एक अनोखा नवाचार हो चुका है। यह नवाचार एक बहुत ही उम्दा उदाहरण है कि कैसे कला और संस्कृति समाज में अलग अलग धर्म और पंथ के लोगों को जोड़ती है, सभी लोगों को एक धागे में बांधती है और लोगों का मनोरंजन करती है। चलिए आपको इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बताते हैं। हम बात कर रहे हैं देश के पहले कथकली गांव अय्यूर की। यह गांव केरल के पटनमथिट्टा जिले में है। इस गांव में हर साल कथकली फेस्टिवल आयोजित होता है। फिलहाल यहां 8 से 14 जनवरी के बीच 17वां कथकली फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है। पहले इस गांव का नाम अय्यर हुआ करता था, जिसे बदलकर पिछले ही साल अय्यूर कथकली ग्रामम कर दिया गया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कथकली सीखने के लिए इस फेस्टिवल में हर साल 20,000 बच्चे हिस्सा लेते हैं और इस गांव में लगभग 92% लोगों को कथकली के बारे में संपूर्ण ज्ञान है। कथकली की लोकप्रियता के चलते यह गांव एक पर्यटक स्थल बन रहा है। गांव में एक प्रसिद्ध महादेव मंदिर है जहां हर साल इस त्योहार को मनाया जाता है। इसी में कथकली को लेकर विशेष प्रदर्शन होते हैं। इसी से रिलेटेड एक अन्य खबर भी है। देश को अपना पहला कथकली म्यूजियम भी मिलने जा रहा है। इस गांव में कथकली म्यूजियम का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह कथकली पर आधारित देश का पहला म्यूजियम होगा। यह केरल सरकार के टूरिज्म डेस्टिनेशन चैलेंज के तहत बन रहा है। इसको बनाने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी भी देखने को मिल रही है। केवल लोगों से ही 1.5 करोड़ रुपए चंदा मिल चुका है। म्यूजियम कथकली की वेशभूषा, श्रृंगार, अन्य पक्षों को प्रदर्शित करेगा और इनके इतिहास और महत्व के बारे में बताएगा। अब आपको बताते हैं कि कथकली में अनोखा नवाचार क्या हुआ है। हमने आपको पहले भी बताया कि कथकली हमारी हिंदू पौराणिक कहानियों पर आधारित होते हैं, लेकिन इस गांव में रहने वाले ईसाई समुदाय के लोग बाइबल की कहानियों पर कथकली का मंचन करते हैं। अय्यूर में हिंदू महाकाव्य के साथ साथ बाइबल कहानी जैसे अब्राहम का बलिदान या प्रोडिगल सन ईसाइयों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस गांव में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग कथकली के सबसे बड़े समर्थक भी हैं। चलिए अब जल्दी से कथकली के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, कथकली केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कला है। यह मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में कोट्टारक्करा तंपुरान यानी राजा ने एक नृत्य का आविष्कार किया था। इसका नाम था रामनाट्यम। रामनाट्यम ही विकसित होकर आज कथकली बन गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस शैली की उत्पत्ति कृष्णट्टम और रामनाट्यम जैसे भक्ति नृत्य नाटक से विकसित हुई। कथकली 18वीं शताब्दी के मध्य में त्रावणकोर के महाराजा कार्तिका तिरुमल राम वर्मा और कोच्चि के वीरा केरल वर्मा के संरक्षण में फलने फूलने लगी थी। यह शाही संरक्षण 19वीं शताब्दी तक जारी रहा। इसके बाद कुलीन जमींदार परिवारों ने भी इस रूप को संरक्षण देना शुरू किया। इस समय तक आधुनिक कथकली की कई विशेषताएं सामने आ चुकी थीं। इसके बाद 20वीं शताब्दी में कथकली को विभिन्न विषय वस्तुओं पर लागू किया गया। गुरु गोपीनाथ और रागिनी देवी जैसे महान कलाकारों ने शहरी मंचों के लिए मिश्रित नृत्य नाटकों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया, जैसे बुद्ध की कहानी, मैरी मैगडलीन, होमर की इलियड, शेक्सपियर की किंग लियर और गोएथे की फॉस्ट के भी कथकली रूपांतरण प्रस्तुत किए गए हैं। अब थोड़ा कथकली शब्द पर ध्यान दीजिए। कथकली शब्द संस्कृत के शब्द कथा यानी कहानी और कली यानी खेलना या प्रदर्शन करना से बना है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कौन सी कथा इसमें कही जाती है। तो आपको बता दें कि कथकली की विषय वस्तु में मूल रूप से रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां शामिल हैं। कथकली प्रदर्शन का केंद्रीय विषय बुराई पर अच्छाई की जीत है। अब यह कैसे खेला जाता है या कैसा प्रदर्शन इसमें किया जाता है, तो इसमें कलारी पयट्टू, कुडियाट्टम, थेय्यम के तत्व शामिल है। कलारी पयट्टू एक मार्शल आर्ट की दक्षिण भारतीय शैली है। कुडियाट्टम एक मंदिर आधारित नाटक होता है और थेय्यम और मुडियट्टू मंदिरों में किए जाने वाले अनुष्ठानिक प्रदर्शन होते हैं। अब यह एक क्लासिकल डांस है, तो इसमें डांसर भी होंगे और म्यूजिक भी। इसमें डांसर रंगीन वेशभूषा और मुखौटा पहनता है और नृत्य करता है। इसमें कलाकार स्वयं न तो संवाद बोलता है न ही गीत गाता है। म्यूजिक अन्य कलाकार गायकों द्वारा गाया जाता है। गाना गाने वाले अन्य म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आट्टक कथाएं गाते हैं। अब डांसर आट्टक कथा के हिसाब से अपनी हस्त मुद्राओं और नृत्य नाट्यों द्वारा अभिनय प्रस्तुत करते हैं। कलाकार इन पर ही अभिनय करते दिखाते हैं। कथकली में उपयोग किए जाने वाले 3 प्रमुख वाद्य यंत्र मद्दलम, चेंडा यानी एक बेलनाकार ड्रम और इडक्का यानी घंटे के आकार का ड्रम है।
आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कथकली की शैली में जो छोटे छोटे भेद बने हुए हैं उन्हें चिट्टकल कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने पहली बार ग्राफीन का उपयोग करके सफलतापूर्वक एक कार्यशील और स्केलेबल सेमीकंडक्टर बनाया है। यह उपलब्धि कंप्यूटिंग में संभावित क्रांति का द्वार खोल सकती है और वर्तमान सिलिकॉन चिप प्रौद्योगिकी की तुलना में बढ़ी हुई गति और दक्षता के साथ एक नए प्रकार के कंप्यूटर के विकास को बढ़ावा दे सकती है। देखिए, आधुनिक युग में यूज किए जाने वाले हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्राण आत्मा ये सेमीकंडक्टर पदार्थ हैं। इनसे पहले डायोड बनाया गया और फिर ट्रांजिस्टर बनाया गया। इसी से ही इलेक्ट्रॉनिक युग की यात्रा शुरू हुई। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। विज्ञान की जिस शाखा में सेमीकंडक्टर का अध्ययन किया जाता है उसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स तेजी से वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी के रूप में उभर रहे हैं और इन्हें प्रौद्योगिकी युग का न्यू फ्यूल कहा जाता है। डेटा केंद्रों से लेकर स्मार्टफोन तक माइक्रोचिप्स के माध्यम से प्राप्त कंप्यूटिंग शक्ति अर्थव्यवस्था के सभी हिस्सों के लिए आवश्यक है। चलिए पहले समझते हैं कि सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। सेमीकंडक्टर को हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। मतलब यह इलेक्ट्रिसिटी का न तो पूरा चालक है न ही पूरा कुचालक। सेमीकंडक्टर के विद्युतीय गुण सुचालकों तथा कुचालक के मध्य होते हैं। सेमीकंडक्टर उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता तांबा जैसे चालकों से कम होती है लेकिन कांच जैसे अचालकों से अधिक होती है। इनका आपेक्षिक प्रतिरोध या रेजिस्टेंस सामान्यतः 10⁻⁵ से 10⁸ ओम मीटर के बीच होता है। अब सवाल यह है कि अर्धचालक कैसे चालक में बदल जाता है। ऐसा इसमें क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी इससे बहने लग जाती है। देखिए, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ती है। मजे की बात यह है कि यह गुण चालकों से ठीक उल्टा है। इसके साथ ही अर्धचालकों में बहुत से अन्य उपयोगी गुण भी देखने को मिलते हैं, जैसे किसी एक दिशा में दूसरे दिशा की अपेक्षा आसानी से धारा प्रवाह होना। आसान भाषा में कहें तो भिन्न भिन्न दिशाओं में विद्युत चालकता का भिन्न भिन्न होना इसका एक बड़ा गुण है। इसके अलावा नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियां डालकर अर्धचालक की चालकता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। इन अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करके ही डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी आदि का निर्माण किया जाता है। एक और खास बात होती है सेमीकंडक्टर में, इनकी चालकता को बाहर से लगाए गए विद्युत क्षेत्र या प्रकाश के द्वारा भी बदला जा सकता है। यहां तक कि इनकी विद्युत चालकता को टेंसाइल फोर्स लगाकर भी बदला जा सकता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड आदि अर्धचालक पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। लेकिन अब शोधकर्ताओं की एक टीम ने ग्राफीन सेमीकंडक्टर का उत्पादन कर लिया है। मतलब ये कि सेमीकंडक्टर ग्राफीन से बनाया गया है। ग्राफीन कार्बन परमाणुओं की एक परत से बना होता है। यह हीरे से भी ज्यादा कठोर होता है। यह इस्पात से 200 गुना मजबूत होता है और यह बेहद पतला होता है। इतना पतला कि इसको एक 2D ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। ग्राफीन एक चमत्कारी तत्व है। यह एक असाधारण विद्युत चालक है और गर्मी और एसिड के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करता है। इसी ग्राफीन की मदद से वैज्ञानिकों ने एक कार्यशील ग्राफीन सेमीकंडक्टर डेवलप किया है जिसे इच्छा अनुसार बिजली का संचालन या इंसुलेशन करने के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। इस खोज को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि यह ऐसे समय में खोज हुई है जब सिलिकॉन तेजी से कंप्यूटिंग और छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सामने अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। वल्कन सेंटूर रॉकेट चर्चा में है। अगर यह सफल हुआ तो यह 1972 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से लॉन्च होने वाला पहला चंद्र लैंडिंग मिशन हो सकता है। इसके साथ ही यह चंद्रमा पर उतरने वाला पहला कमर्शियल लैंडर भी हो सकता है। इस अनोखे रॉकेट को बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के संयुक्त उद्यम यूनाइटेड लॉन्च अलायंस द्वारा विकसित किया गया है। यह फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। वल्कन सेंटूर रॉकेट में पेरेग्रीन नाम का चंद्र लैंडर है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो लैंडर 23 फरवरी को चंद्रमा को छू सकता है। आपको बता दें कि पिट्सबर्ग स्थित कंपनी एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने नासा के साथ एक अनुबंध के तहत पेरेग्रीन लैंडर विकसित किया है। इसका नाम बाज के नाम पर रखा गया है, जो दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। पेरेग्रीन जिन 20 पेलोड को चंद्रमा पर ले जाएगा उनमें से 5 नासा के विज्ञान उपकरण हैं। अन्य 15 पेलोड विभिन्न प्रकार के देशों के हैं।
जैसे इन पेलोड में मैक्सिको का एक विज्ञान उपकरण है, एक निजी यूके आधारित कंपनी का रोबोटिक्स प्रयोग है और जर्मन शिपिंग कंपनी DHL द्वारा एक स्मृति चिन्ह भी शामिल है। लैंडर पेरेग्रिन वैज्ञानिक उपकरणों का एक सेट ले जा रहा है जो चंद्रमा के विकिरण और सतह की संरचना की जांच करेगा। इससे अंतरिक्ष यात्रियों की चंद्रमा की सतह पर वापसी का मार्ग प्रशस्त करने में मदद मिलेगी। लेकिन इसमें कुछ विवादास्पद सामान भी हैं। यह स्टार ट्रेक फिल्म सीरीज निर्माता जीन रोडेडेनबरी, प्रसिद्ध विज्ञान कथा लेखक और वैज्ञानिक आर्थर C. क्लार्क के मानव अवशेषों के साथ साथ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F. कैनेडी, जॉर्ज वॉशिंगटन और ड्वाइट आइजनहावर के DNA नमूने वाले 265 कैप्सूल भी चांद पर ले जा रहा है। कमेंट करके बताइए कि क्या मानव अवशेषों को चांद पर ले जाना चाहिए? आपको इस पहल में क्या खतरा नजर आ रहा है? आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में भारत की सुचेता सतीश ने संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। यह कार्यक्रम दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सहयोग से आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट का हिस्सा था, जिसका मकसद जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। इसी कार्यक्रम में सुचेता सतीश ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए 140 भाषाओं में गीतों की अद्भुत प्रस्तुति दी और विश्व रिकॉर्ड बनाया। बीते दिनों से सोशल मीडिया पर माओरी हाका डांस काफी वायरल हो रहा है। दरअसल न्यूजीलैंड की सबसे युवा सांसद हाना राहविटी माइपी क्लार्क ने संसद में अपने स्वदेशी लोगों को सम्मानित करने के लिए माओरी हाका डांस किया। आपको बता दें, यह एक प्रकार का प्राचीन युद्ध नृत्य है जो पारंपरिक रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। यह डांस जनजाति के गौरव, शक्ति और एकता के उग्र प्रदर्शन का एक रूप है। गणतंत्र दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में वीर गाथा के तीसरे संस्करण को अखिल भारतीय स्तर पर काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई। आपको बता दें कि यह रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसे 2021 में वीरता पुरस्कार पोर्टल के तहत शुरू किया गया था। इस पहल के तहत स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं पर आधारित रचनात्मक गतिविधियों जैसे निबंध, कविताएं और चित्रकला आदि को करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है तथा इसका उद्देश्य वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी की कृतियों और कहानियों का विवरण छात्रों छात्राओं के बीच प्रसारित करना है ताकि देशभक्ति की भावना को बढ़ाया जा सके। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्देशीय जहाजों के ग्रीन ट्रांजिट के लिए दिशा निर्देश का भी अनावरण किया। भारत सरकार ने अक्टूबर 2023 में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों और अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना, जिससे कार्गो परिवहन, यात्री प्रवाह और नदी क्रूज पर्यटन आदि की दक्षता को बढ़ावा मिले। किर्गिस्तान ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हिम तेंदुए उत्तरी और मध्य एशिया के विशाल ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं। साथ ही यह पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और स्वास्थ्य का संकेतक भी हैं। यह भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित एशिया के 12 देशों में पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अनकिया है। यह IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल साइट्स और CMS की परिशिष्ट 1 में और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, हिम तेंदुए से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दीजिए। किर्गिस्तान ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। यह भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। सही विकल्प चुनना है। कथन 1 गलत है, कथन 2 गलत है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर के गुणों से संबंधित गलत कथन को चुनिए। सेमीकंडक्टर का आपेक्षिक प्रतिरोध या रेजिस्टेंस सामान्यतः 10⁻⁻5 से 10⁸ ओम मीटर के बीच होता है। ताप घटाने पर अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ती है। भिन्न भिन्न दिशाओं में विद्युत चालकता का भिन्न भिन्न होना इसका एक बड़ा गुण है। नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियां डालकर अर्धचालकों की चालकता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, हाल ही में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने वाली एक अधिसूचना पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। यह समुदाय भारत के किस राज्य से संबंधित है?
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या फिर ओडिशा? सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न था, हाल ही में परसा ईस्ट और कांता बसन कोयला खदान चर्चा में है। यह खदान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या फिर ओडिशा? सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन की पीडीएफ अगर आपको हासिल करनी है तो अमृत उपाध्याय 007 ये टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। साथ ही आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है। नमस्कार।